जा अपनी राख से, तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा, ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा, अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे, हम कामयाबी छीनेंगे, सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में, क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू केके कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। तो फाइनली 15 लेक्चर के बाद आज हम पहुंच चुके हैं लेक्चर के एंड पे। जो हमारा सीरीज नंबर 6 चल रहा था, दैट इज चैप्टर नंबर 6 ब्रांच अकाउंटिंग, उसका आज लास्ट लेक्चर है। ओके, तो बहुत सारी वैरायटीज देख ली इसमें हमने डेटर्स मेथड, ब्रांच एंड डेटर्स मेथड, अब देख रहे हैं फिलहाल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड। दिस इज थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस मेथड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। ओके, तो अब तक आप होश में थे या नहीं, लेकिन आज लास्ट लेक्चर है, सो पूरा अटेंटिवनेस से ध्यान दो और ये क्वेश्चन समझ लो, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इसकी रिवीजन मतलब वैरायटी कम थी, मतलब क्वेश्चन कम थे, वो हिसाब से पूरे अटेंशन से इस क्वेश्चन पे रहो आप एंड तक, सो दैट यू विल गेट क्लियर कंसेप्ट अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलो पहले एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 14 है, अनंत ट्रेड सेंटर ऑफ दिल्ली हैज अ ब्रांच एट आगरा टू विच गुड्स इज सप्लाइड एट फिक्स्ड सेलिंग प्राइस विच इज 25% ऑन कॉस्ट। ओके, सो एक हेड ऑफिस है दिल्ली को, उनकी ब्रांच है आगरा में और उनको गुड्स ट्रांसफर किए जा रहा है 25% ऑन कॉस्ट, दैट इज लोडिंग है। ठीक है, ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच आर मेड बाय द हेड ऑफिस एंड ऑल कैश रिसीव्ड बाय द ब्रांच इज रिमिटेड टू हेड ऑफिस ओनली। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर कैश से मतलब सेल्स हुआ कैश में या फिर डेटर से पैसे आए, तो जो भी पैसे आएंगे इमीडिएटली हम हेड ऑफिस को ट्रांसफर करेंगे, और जो ब्रांच पे एक्सपेंस हो रहा है उसके लिए हेड ऑफिस से पैसे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 14 तक हम वही देखते आ रहे हैं, तो ये नॉर्मल है हमारे लिए। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू आगरा ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 15-16 प्रिपेयर, क्या करना है, ब्रांच अकाउंट, ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो नॉर्मली ब्रांच अकाउंट ही पूछा जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में डेटर्स पेटी कैश दिया तो ड्रॉ करेंगे, नहीं दिया तो नहीं ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16। ओके, आगे क्या क्या दिया है, बहुत कुछ दिया है, एक एक आइटम देखेंगे और लिखते जाएंगे, डायरेक्टली पोस्टिंग करेंगे। पहले तो कर लेते हैं फॉर्मेट रेडी, तो चलो फटाफट नामकरण करो। इन द बुक्स ऑफ अनंत ट्रेडर सेंटर ऑफ दिल्ली, बुक्स ऑफ अनंत ट्रेडर सेंटर दिल्ली, जो इनका हेड ऑफिस है, और उसमें ड्रॉ करेंगे आगरा ब्रांच अकाउंट, आगरा ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। एक्चुअली क्वेश्चन में 15-16 लिखा था ऊपर, और ऊपर का देखा जाए, लेकिन देखो यहाँ पे 15-16 है, लेकिन अगर क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन आप देखो तो क्वेश्चन में देखो तो देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है 1 अप्रैल 17। ओके, ये सब चीज़ें 1 अप्रैल 17 की है और नीचे 31 मार्च 18 की है। ठीक है, तो समझ जाओ क्वेश्चन में मिस्टेक है, हमें यहाँ पे 31 मार्च 16 नहीं 18 के लिए ड्रॉ करना है। ठीक है, और ये 2017-18 वाला क्वेश्चन, तो 31 मार्च 18। ओके, आगरा ब्रांच अकाउंट, उसके बाद क्वेश्चन में जो जो दिया रहेगा, देखो तो डेटर्स दिख रहा है क्या, यस स्टूडेंट, देखो स्टार्टिंग में दिख रहा है ब्रांच डेटर्स और पेटी कैश भी दिख रहा है, तो वो अकाउंट भी फटाफट ड्रॉ कर लेंगे। ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, एंड नेक्स्ट इज ब्रांच पेटी कैश अकाउंट। ओके, चलो तो रेडी हो गया फॉर्मेट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कोर्स बाद में सॉल्व करेंगे, पैरेलली सॉल्व नहीं करना है, कल ही डिसाइड हुआ है।
तो क्वेश्चन वन बाय वन एक एक आइटम देखेंगे और करते जाएंगे उसको पोस्टिंग, ठीक है। लेट्स सी। नाउ फर्स्ट आइटम इज स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1 अप्रैल का 30,000 और ब्रैकेट में क्लियरली दिया है इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है लोडेड प्राइस, तो उसमें लोडिंग ऐड है ऑलरेडी, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक है भाई, कोई भी चीज़ का ओपनिंग स्टॉक हो, एसेट है ना, तो कहाँ पे लिखेंगे, ब्रांच के डेबिट में। तो ब्रांच के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन नाम दे दिया। फिर देखेंगे कौन सी एसेट है। सबसे पहले तो स्टॉक है, स्टॉक का वैल्यूएशन कितना है 30,000, डेटर से 16,000, पेटी कैश है 400। डेटर्स 3,000 एंड पेटी कैश 400। नेक्स्ट के बाद फर्नीचर दिया हुआ है 10,000 का, वो भी ओपनिंग बैलेंस है, तो उसी कैटेगरी में लिखेंगे फर्नीचर 10,000। तो ये सब ओपनिंग बैलेंसेस लिख लिए। अगर तो इसके टोटल आप डायरेक्टली इमीडिएटली बाहर निकाल सकते हो, कितना आ रहा है टोटल 40 56,400। क्या बात है बच्चों, गुड। यस यस यस, पहुंच गए टोटल 1 2 3 4, डन। ओके, हमने स्टॉक अकाउंट तो नहीं बनाया कि उसका ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर, लेकिन डेटर्स अकाउंट और पेटी कैश अकाउंट बनाया हुआ है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में लिखना पड़ेगा। तो डेटर्स के डेबिट में 16,000 और पेटी कैश के डेबिट में 400। ट्रांस डेटर्स के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000 एंड पेटी कैश के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 400, ठीक है। अरे भाई, अरे गायब हो गया। आएगा आएगा, चलो नेक्स्ट। गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस, इनवॉइस प्राइस कितना है 2,50,000। गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस, और इसी को दूसरा नाम है गुड्स सेंट टू ब्रांच। बाय हेड ऑफिस मतलब हेड ऑफिस से निकला और ब्रांच को गया, तो ब्रांच इज रिसीवर, ब्रांच के डेबिट में। टू, यहाँ पे नाम अलग दिया है लेकिन हमारा नाम सेट है जीएसबी, हम वही लिखेंगे 2,50,000 टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट 2,50,000। हाँ, नेक्स्ट आगे क्या है। लोडिंग बाद में निकालेंगे बच्चों, याद है मुझे, लोडिंग सब में निकालना है ऑफकोर्स। चेक सेंट फॉर ब्रांच एक्सपेंसेस, ओके, मतलब ब्रांच पे जो एक्सपेंसेस है उसके लिए हेड ऑफिस से पैसे आए, फिर उसमें है पेटी कैश, सैलरी, रेंट, 3 एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एक्सपेंस है तो कहाँ पे लिखेंगे ऑफकोर्स, ब्रांच के डेबिट में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। नाम इस बार टू कैश मत लिखना, टू बैंक लिखना, कि चेक से पैसे मिले ना, तो टू बैंक, पेटी कैश, सैलरीज एंड रेंट। बैंक, पेटी कैश, सैलरीज एंड वेजेस, नेक्स्ट है रेंट, ठीक है। तीनों नाम तो लिख लिए, अब देखते हैं अमाउंट। जैसे ही मैंने पेटी कैश का अमाउंट देखा बच्चों 1,200, लेकिन ये कैश रिमिटेंस होगा या एक्चुअल एक्सपेंस है। क्या दिया हुआ है, चेक सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, पेटी कैश 1,200 आए ना, ओके। एक्चुअल एक्सपेंसेस कहीं पे दिए क्या, एक बार देख लो, नहीं दिए हुए। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस जो होते हैं, मतलब जो ब्रांच पे किए जाते हैं, वो हम ऐसे भी लिखते नहीं है, हमें क्या चाहिए होता है, पेटी कैश रिमिटेंस, और हमें क्लियरली दिया हुआ है चेक सेंड फॉर ब्रांच एक्सपेंसेस, तब पेटी कैश के एक्सपेंस के लिए इतने पैसे हेड ऑफिस से आए, एग्जैक्टली ब्रांच के डेबिट में हम यही अमाउंट लिखेंगे, 1,200, 10,000, 6,000, 100, 10,000, 6,000, टोटल उन्होंने ही दे दिया था क्वेश्चन में ही 17,200, 17,200 ये टोटल है। नेक्स्ट आगे क्या है,
हाँ एक्सपेंसेस के बाद गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस। इतने बार क्यों बता रहे हो, क्या पता इनवॉइस प्राइस, अगर कुछ नहीं दिया होता ब्रैकेट में या फिर आगे तो भी हम कंसिडर करते थे इनवॉइस प्राइस। अगर क्लियरली हमें दे दिया कॉस्ट प्राइस पे है तो हमें लोडिंग ऐड करके लिखना पड़ता है। तो गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस रिटर्न किए, गुड्स जा रहे ब्रांच के क्रेडिट में आएगा, ब्रांच इज गिवर, ब्रांच के क्रेडिट में जीएसबी रिटर्न कितना है 2000। एक लाइन छोड़ के टॉपिक खत्म हो गया बताते बताते, फिर भी गलतियां खत्म नहीं हुई। 1000। नेक्स्ट इज कैश सेल्स। कैश सेल्स हुआ, जैसे ही सेल्स होगा इमीडिएटली पैसे आएंगे तो हम हेड ऑफिस को ट्रांसफर करेंगे। तो ब्रांचेस गिवर, ब्रांच दे रही है ना कैश, ब्रांच के क्रेडिट में कितना है कैश सेल्स 26,000। ओके, तो बाय कैश सेंट टू हेड ऑफिस, कैश सेंट टू हेड ऑफिस। और बच्चों दो सिचुएशन है, दो अलग अलग सिचुएशन है जब कैश हेड ऑफिस को सेंड की जाती है। सिचुएशन नंबर 1 होती है कैश सेल और दूसरा होता है कैश कलेक्शन, जो डेटर्स को गुड्स सेल करके कलेक्ट हुआ। ठीक है, फिलहाल तो कैश सेल दिया हुआ है 26,000 है। ठीक है, और नेक्स्ट आइटम क्या दिया हुआ है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। एग्जैक्टली हमें जो चाहिए था वही दे दिया उन्होंने ना, कैश कलेक्ट पर डेटर्स से कितना है 60,000। ये भी कैश हेड ऑफिस में जाएगा, तो ब्रांच के क्रेडिट में कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 1,60,000, दोनों का टोटल इमीडिएटली बाहर लिख देंगे 1,86,000। ओके ठीक है। अरे ये कैश तो आया, लेकिन इससे मुझे याद आया हमने एक ब्रांच अकाउंट डेटर्स भी अकाउंट बनाया हुआ है ना, ब्रांच डेटर्स। अगर कैश कलेक्ट हो रहा है कस्टमर से तो डेटर्स कम हो जाएंगे, तो उसमें भी तो लिखना पड़ेगा। तो ब्रांच डेटर्स के क्रेडिट में बाय कैश कलेक्शन 1,60,000। अगर आपने पूरा लिखा बाय कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स या फिर कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप लिख सकते हो 1,60,000 इतना कैश मिला। ओके, इसके बाद क्या दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स कितना है 1,74,000। क्रेडिट पे सेल्स किया, हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में तो कुछ हुआ ही नहीं, राइट ना, कस्टमर को सेल किया तो ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा, लेकिन डेटर्स तो बढ़ जाएंगे ना यार, क्रेडिट पे सेल कर रहे हो आप तो डेटर्स के डेबिट में, टू क्रेडिट सेल्स 1,74,000। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या दिया है, हाँ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। देखो नाम क्या क्या दिए हैं, बैड डेट्स और डिस्काउंट अलाउड, दोनों का कंक्लूजन एक ही ना यार, दोनों केस में डेटर से जो ले रहा है वो कम ही हो रहा है, नुकसान ही हमारा। अगर ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट कुछ होता तो लिखते थे, लेकिन वो नहीं है, लेकिन डेटर्स तो कम हो जाएंगे। डेटर्स के क्रेडिट में बैड डेट्स कितने हैं 2,000 और डिस्काउंट अलाउड है 1,600 बाय बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 2,000 और दूसरा डिस्काउंट अलाउड 1,600, राइट, 2,000 और 1,000 पर अमाउंट चेक कर लेते वापस, हाँ राइट है। नेक्स्ट क्रेडिट सेल्स रिटर्न, क्रेडिट पे हमने सेल्स किया था वो रिटर्न आया, इन शॉर्ट डेटर्स ने वापस ला के दिया, तो डेटर्स से जो लेना था वो कम हो गया ना यार। क्रेडिट सेल्स रिटर्न 2,400 डेटर्स के क्रेडिट में बाय, सिर्फ सेल्स रिटर्न लिखा तो भी चलेगा, लेकिन इस बार नाम दिया तो पूरा लिख देते, कोई टेंशन नहीं।
क्रेडिट सेल्स रिटर्न, $2,400। आगे नेक्स्ट इज गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस बट नॉट रिसीव्ड बाय द ब्रांच अप टू 31 मार्च। ओके, खान में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया और अमाउंट्स बच्चों थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहे हैं। क्रेडिट सेल्स रिटर्न 2400 तो है, ये गुड्स रिटर्न जो किए वो कितने के हैं? 10,000 के गुड्स है, ठीक है। ये 660 वाला अमाउंट जो है ना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन में गलती से आ गया है, 660 है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। नाउ गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, मतलब हेड ऑफिस ने तो गुड्स सेंड कर दिए, लेकिन अगर ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो ब्रांच तक आए ही नहीं 31 मार्च तक। कितने के गुड्स है? 10,000। ओके, देखो नो डाउट अबाउट इट कि गुड्स तो आए नहीं है, ओके, गुड्स आए नहीं है ये बात ठीक है, लेकिन गुड्स है तो हमारे ही, समझ रहे हो। देखो 31 मार्च को गुड्स मतलब डिस्पैच हो चुके हैं गोडाउन। अभी देखो हेड ऑफिस कहाँ पे है? दिल्ली, राइट, और ब्रांच कहाँ पे? आगरा। तो फॉर एग्जाम्पल एक दिन लग जाता है, आई डोंट नो द डिस्टेंस, मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक दिन लग जाता है, ठीक है। 31 मार्च को एग्जैक्टली दिल्ली से तो गुड्स निकल गए, 12 बज गए, 1 अप्रैल आ गया, अप्रैल फुल हो गया, लेकिन आगरा ब्रांच तक गुड्स नहीं पहुंचे, ठीक है। तो जैसे ही दिल्ली के गोडाउन से माल निकलेगा, दिल्ली ब्रांच मतलब जो हेड ऑफिस है, गोडाउन से डिस्पैच होगा, तो वो कंसिडर कर लेंगे कि गुड्स हमसे गए, क्योंकि गुड्स का कंट्रोल तो उनसे निकल गया, राइट। जैसे ही दिल्ली वालों से गुड्स निकल जाते हैं ना, तो समझ लो हमें मिल गए, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मिल गए। तो हमें अगर मिल गए हैं तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में आएगा, हमारे ईयर एंड का ही स्टॉक है ना, 31 मार्च तक हमने सेल किया है नहीं, मतलब हमारे पास ही स्टॉक में है। बस ये इतना ही है कि हमारे गोडाउन में नहीं है, अब तक आने वाला है, ओके। अगर हमारे ही गोडाउन में रहा तो हम उसे क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। बस इस बार हमें बोलना पड़ेगा स्टॉक इन ट्रांजिट, समझ रहे हो। मतलब अगर मुझे पूछा कि स्टॉक आपके पास स्टॉक कितना है, मैं बोलूंगा अरे 10,000 का ट्रांजिट में, और फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का गोडाउन में, मतलब अमाउंट तो हम देखेंगे आगे, समझ रहे हो। तो ये क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट हुआ। तो क्रेडिट साइड में ऑफकोर्स ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग स्टॉक सब एंड में लिखते हैं ना, बाय बैलेंस कैरी डाउन, चलेगा। यस, बाय बैलेंस कैरी डाउन मतलब क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन इसको नाम क्लियर देंगे हम, स्टॉक इन ट्रांजिट। क्लोजिंग स्टॉक मत लिखना, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारे गोडाउन वाला जो हमारे पास है वो और भी कुछ अलग से दिया रहेगा, ठीक है। और ऑफकोर्स मैं इनर में लिख रहा हूँ, क्यों? अरे बैलेंस कैरी डाउन एक थोड़ी ना रहेंगे, 3-4 रहेंगे ना बैलेंसेस। तो शायद स्टॉक का बैलेंस होगा, डेटर्स का रहेगा, और भी कुछ चीज़ों का रहेगा। तो जितने भी चीज़ें हैं क्लोजिंग स्टॉक में हम साथ में लिखेंगे भाई। 10,000 आ गया। नेक्स्ट, शॉर्टेज ऑफ गुड्स एट इनवॉइस प्राइस, शॉर्टेज, ओके। शॉर्टेज हुआ है गुड्स का 400 रुपीज़ का। स्टूडेंट्स, शॉर्टेज हुआ मतलब एक टाइप से अगर देखा जाए तो ये हमारा नुकसान है, ठीक है। ये हमारा लॉस है कि 400 रुपीज़ के गुड्स नहीं मिल रहे, शॉर्टेज, ठीक है। तो ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये 400 के गुड्स ना आए ना गए, ठीक है। मतलब ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में कुछ हुआ ही नहीं ना। नॉर्मली हम ब्रांच अकाउंट में कब लिखते हैं? क्योंकि हेड ऑफिस से गुड्स आ रहे हैं, उन्होंने ट्रांसफ़र किए, या फिर हम रिटर्न कर रहे हैं, ऐसा कुछ रहा। तो यहाँ पे हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में कुछ नहीं हुआ, इसलिए वो जो 400 है ब्रांच अकाउंट में कहीं पे भी नहीं आएगा। फिर डेटर्स में आएगा सर। अरे डेटर्स में अगर देखा जाए तो वहाँ पे कस्टमर से लेना देना होता है, शॉर्टेज आया आपके गोडाउन में, उसका कस्टमर से कुछ लेना देना नहीं, और पेटी कैश का तो संबंध ही नहीं है, ठीक है। तो ये पार्ट कहीं पे भी नहीं आएगा। तो कहीं पे नहीं आएगा तो दिया क्यों है? लेट्स सी, ये पार्ट पेंडिंग रहेगा, क्वेश्चन के एंड तक कहीं पे आता है कि नहीं देखते हैं। नेक्स्ट, ब्रांच डेटर्स और पेटी कैश और स्टॉक, क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, फटाफट से ब्रांच के क्रेडिट में लिखेंगे डेटर्स, पेटी कैश, स्टॉक। डेटर्स, पेटी कैश, स्टॉक,
कितना दिया है, डेटर्स 24,800, पेटी कैश 800 और क्लोजिंग स्टॉक 70,000। 4,800 और 70,000 क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये सब वैल्यूज लिखने के बाद इसको निकाल लेते हैं बाहर। कितना बैलेंस आ रहा है, 1,04,800। ओके, ये आ गया क्लोजिंग बैलेंसेस के टोटल। बैलेंस कैरी डाउन सबके सब नाम लिख दिए और क्लोजिंग बैलेंसेस के टोटल बाहर निकाल भी लिया। ठीक है, लेकिन किंतु परंतु बंधु एक बैलेंस रह गया ना यार, एक बैलेंस रह गया। सर कौन सा बैलेंस, उन्होंने तो इतने दिए हुए। देखो लास्ट लाइन देखने के बाद आपको भी समझ जाएगा। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10%। फर्नीचर पे 10% डेप्री ले लो। ठीक है, फर्नीचर देखो हमने कहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रांच के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक कितना है 10,000, तो उस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, वो आएगा 1,000। लेकिन 1,000 माइनस होने के बाद क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा उसका 9,000, तो हमें क्लोजिंग में लिखना पड़ेगा फर्नीचर 9,000। एक सॉल्यूशन है कि आप फर्नीचर डेबिट में ओपनिंग लिखो और क्रेडिट में क्लोजिंग लिखो, जो हमने अभी किया। और दूसरा सॉल्यूशन है कि सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखो, बाकी लिखना ही नहीं है। ओके, कहीं पे भी मत लिखो। 9,000 ऐड कर लिया उसमें, 1,13,800। ऑलरेडी 1,04,000 था ना, 1,12,000 आएगा क्या फिर, नहीं बराबर है 1,13,000 आएगा, 9,000 ऐड किया ना। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर डेबिट में लिखा है तो क्लोजिंग क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो डिप्रिसिएशन माइनस होके जो आएगा वो क्लोजिंग वैल्यू आएगी। एक तो ओपनिंग क्लोजिंग लिखो या ओपनिंग क्लोजिंग दोनों भी मत लिखो, सिर्फ ब्रांच के डेबिट में लिखेंगे डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,000 तो भी चलेगा, आंसर डेफिनेटली वही आएगा। क्योंकि डेबिट में 10 लिखा है और क्रेडिट में 9 लिखा है, मतलब एट द एंड हमने 1,000 का इफेक्ट दिया है ना। ओके, तो क्वेश्चन डन हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन डेटर्स और कैश ये जो बैलेंसेस हमने लिखे इसके सेपरेट अकाउंट में भी तो लिखने पड़ेंगे ना। ओके, तो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 20,000 और पेटी कैश का 800। डेटर्स के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000। ये हो गया डेटर्स के क्रेडिट में, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। और पेटी कैश के क्रेडिट में बाय बैलेंस कैरी डाउन 800। अरे हाँ, कैरी डाउन आएगा, क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन आएगा, कुन बिडी झालं सीडीच्या ऐवजी, बाय बैलेंस कैरी डाउन 800। ठीक है, अरे ब्रांच पेटी कैश देखने के बाद याद आया, हेड ऑफिस से कुछ कैश आया था, हम तो लिखना ही भूल गए। हेड ऑफिस ने दिया था ना, ये देखो ये 1,200 रुपीज दिख रहा है, आया ना हेड ऑफिस से ब्रांच को। तो अगर 1,200 रुपीज हेड ऑफिस से आया है ब्रांच के पास, तो ब्रांच का बैलेंस बढ़ेगा ना, एग्जैक्टली पैरेलल ये लाइन में सामने। ओके, तो पेटी कैश का बैलेंस बढ़ाना हम भूल गए, तो अब बढ़ा लेते हैं पेटी कैश के डेबिट में। टू कैश रेमिटेंस ना, पैसा हेड ऑफिस से आया, बैंक रेमिटेंस लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, डोंट वरी। कितना है 1,200। तो पेटी कैश क्लोज करते हैं, पेटी कैश से स्टार्ट करते हैं क्लोज करना। डेबिट की टोटल आ रही है 1,600, दोनों साइड में लिख देंगे, में से 800 गए, 800 जो बचे। ये क्या आया बच्चों, ये क्या आया ये बताओ मुझे भी। एग्जैक्टली एक्चुअल एक्सपेंसेस, ओपनिंग और क्लोजिंग तो दिया हुआ है, कैश रेमिटेंस दिया हुआ है, तो इस बार एक्चुअल एक्सपेंसेस ये बैलेंसिंग फिगर है, एक्चुअल एक्सपेंसेस और ब्रैकेट में लिख लेंगे बैलेंसिंग फिगर। लेकिन किंतु परंतु बंधु एक्चुअल एक्सपेंसेस जो होता है वो हमें कभी ब्रांच अकाउंट में लिखते ही नहीं है, राइट ना, ब्रांच अकाउंट में कभी लिखते ही नहीं है, तो इसका कुछ फायदा नहीं। सर क्यों निकाला फिर, बच्चों कैलकुलेट करते जाओ, आपको इमीडिएट रियलाइज नहीं हो रहा है कि ये कहाँ पे काम में आएगा, लेकिन डेफिनेटली हर चीज आगे काम में आएगी। याद रखो हमें ट्रेडिंग P&L भी बनाना है, ठीक है। नाउ डेटर्स अकाउंट भी क्लोज कर सकते हैं, मतलब लोडिंग निकालना तो बाकी है मुझे याद है, लेकिन चलो क्लोज कर लो फिर डेटर्स अकाउंट, ठीक है। डेबिट की टोटल मुझे लग रही है 74 और ये 6 80, 1,90,000 आएगा टोटल।
और क्रेडिट साइड का टोटल देखो तो कितना आ रहा है फास्ट। व्हाट अ कोइंसिडेंस मैन, बोथ साइड का टैलीड ऑटोमेटिकली। इसका मतलब इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर है ही नहीं। अगर बैलेंसिंग फिगर आता तो हमें सोचना पड़ता ये क्या है भाई, डेबिट में कम पड़ रहा है तो क्रेडिट सेल से, क्रेडिट में होगा तो कैश कलेक्शन होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा, कुछ ना कुछ सोचना पड़ता था। लेकिन अगर डेबिट क्रेडिट टैली है 190 नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, डेटर्स अकाउंट क्लोज, पेटी कैश अकाउंट क्लोज। अब निकालेंगे लोडिंग। वैसे तो इस बार मेरा सीक्वेंस गलत हो गया, पहले हम लोडिंग निकालते हैं, लेकिन ठीक है चलो, हो जाता है कभी कभी। अरे अरे what happened guys, now we have to calculate loading। उन्होंने क्या बोला हुआ है 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, अगर 25% ऑन कॉस्ट है तो हमारा फॉर्मूला फिक्स क्या, कॉस्ट अगर 100 है तो लोडिंग कितना होगा 25, क्योंकि कॉस्ट, ये लोडिंग जो है 20 कॉस्ट के परसेंटेज में बोला हुआ है 25, तो फिर इसका इनवॉइस प्राइस क्या आ जाएगा 125। ठीक है, अब देखो बच्चों, आप ओपनिंग स्टॉक कितने का है 30,000, तो अगर वो 30,000 का है तो उसमें लोडिंग कितना 6। ओके, क्या बात है बच्चों, आपकी रफ्तार बढ़ते जा रही है कैलकुलेशन की, बढ़िया बढ़िया। आंसर आ गया 6,000। ठीक है, देखो ओपनिंग स्टॉक डेबिट में है तो उसका लोडिंग ऑब्वियसली क्रेडिट में आएगा। क्रेडिट में बाय स्टॉक रिजर्व ब्रॉड डाउन, ओपनिंग वाला बैलेंस है ना, एक लाइन छोड़ी होगी तो अच्छी बात, नहीं छोड़ा है तो नीचे लिख दो, कोई टेंशन नहीं, 6,000। ठीक है, नेक्स्ट गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये देखो हेड ऑफिस से गुड्स आए कितने के 2,50,000 के, में भी लोडिंग है, तो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 25, सॉरी इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125, यस यस 50,000। देखो जीएसबी कहाँ पे है, डेबिट में, का लोडिंग क्रेडिट में, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच ब्रैकेट में लोडिंग 50,000। ओके, नेक्स्ट अब को और एक बार लोडिंग आएगा, और एक नहीं दो बार आएगा वैसे तो। ये देखो ये गुड्स रिटर्न किए, ये 2,000 के गुड्स रिटर्न किए हेड ऑफिस को, में भी लोडिंग है, तो 2,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125, ओके 400। तो ये जीएसबी रिटर्न क्रेडिट में है तो लोडिंग आएगा डेबिट में, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच ब्रैकेट में रिटर्न और दूसरे ब्रैकेट में लोडिंग 400। ओके, और क्लोजिंग स्टॉक बचा, क्लोजिंग स्टॉक में भी लोडिंग, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 70,000, उसमें भी लोडिंग आएगा 70,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125, हाउ मच 14। ओके 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 14,000 कबूल है, टू स्टॉक रिजर्व कैरी डाउन। बच्चों लोडिंग खत्म हो गया ना, क्या कुछ बचा है, हाँ 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 क्या बात है, स्टॉक इन ट्रांजिट, बढ़िया बढ़िया। बच्चों ये स्टॉक इन ट्रांजिट 10,000, इसका मीनिंग क्या है कि गुड्स हेड ऑफिस से निकल चुके हैं हमारे लिए, ठीक है, लेकिन एट द एंड वो है तो हमारे मतलब ब्रांच के ही है। ब्रांच अगर हम क्लोजिंग स्टॉक में दिखा रहे हैं, वो बस नाम क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो क्या हुआ, है तो स्टॉक ही ना, स्टॉक इन ट्रांजिट, भावना तो वही है ना यार, बस गोडाउन में नहीं है, गाड़ी में है तो क्लोजिंग स्टॉक, मतलब उसमें भी लोडिंग है ही। अगर हेड ऑफिस से निकला, हेड ऑफिस से निकला मतलब बिल बन गया, बिल बन गया मतलब लोडिंग ऐड हो चुका है, तो उसमें भी लोडिंग है, तो उसका भी लोडिंग निकालेंगे, कितना है वो स्टॉक इन ट्रांजिट 10,000। 2,000, बस 2,000 ना, ओके, तो यस
मैंने अलग लिख दिया क्या? अरे 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 अरे, 225 डिवाइड बाय 120। यस यस। टू स्टॉक इन ट्रांजिट, स्टॉक इन ट्रांजिट ब्रैकेट में लोडिंग। यस, कैल्सी का आवाज शुरू हो चुका है फास्ट। $3,57,800 ये क्रेडिट की टोटल है, ठीक है। डेबिट की हाउ मच? 2 लाख, 3,40,000 टोटल है डेबिट साइड की। ओके ओके, मतलब 17,800 डिफरेंस आ रहा है, ऐसा ना? ठीक है, चलो आपने बता दिया, मैं फॉर्मेट में पुट आउट कर देता हूँ, पुट इन कर देता हूँ। देखो, दोनों में से टोटल बड़ी ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड की है, 357,800 दोनों साइड में लिखेंगे। आई होप आपके फॉर्मेट के अंदर ही बैठ गया होगा, आप भी मेरी तरह फॉर्मेट छोड़ के चल रहे हो, कोई बात नहीं। बच्चों याद रखो, मतलब ड्रॉ करते टाइम, इवन मैंने भी ट्राई किया था, बड़ा ही ड्रॉ किया है अकाउंट, लेकिन कम पड़ रहा है। तो एग्जाम में भी ये दिमाग में रख लो ऑलरेडी, ब्रांच अकाउंट बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। डेटर्स 10 लाइन्स, पेटी कैश अकाउंट 4 लाइन्स, ठीक है। और ये समझ लो एक पेज लगा रहे हो इसके लिए, ठीक है। नाउ डेबिट में कम पड़ रहा है, तो टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आ रहा है बैलेंसिंग फिगर लिखना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, बैलेंसिंग फिगर लिखो या ना लिखो, नेट प्रॉफिट तो लिखो, दिखाओ उनको, दिखाओ हमने इतना कमाया। नेट प्रॉफिट कैरी डाउन 17,800, मतलब इतने महंगाई के ज़माने में 17,000 के लिए इतना ब्रांच अकाउंट बनाने को पड़ता भी नहीं वैसे देखे तो, लेकिन ठीक है, बना लेते हैं फिलहाल। 17,000 नहीं, 17 मार्क्स हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। नाउ आपको एक बार क्वेश्चन आंसर तो एंड में दिखाऊंगा मैं, भी क्वेश्चन है, हमें पता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, सो फटाफट से इन द बुक्स ऑफ वापस लिखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। करो नामकरण, इन द बुक्स ऑफ अनंत ट्रेडर्स से था ना दिल्ली, बताओ, हाँ अनंत ट्रेडर्स सेंटर दिल्ली। इन द बुक्स ऑफ अनंत ट्रेडर सेंटर दिल्ली, आगरा ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द year ended 31st March 2018, ठीक है। उसके बाद आगरा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगेन सेम फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018, ठीक है। हाँ चलो, फॉर्मेट रेडी, फटाफट फटाफट पुट आउट करें, पुट इन करेंगे। बस याद रखना बच्चों, अमाउंट डालते हुए इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट होता है। क्या ट्विस्ट होता है सबसे बड़ा? इसमें लोडेड प्राइस नहीं चलता, कॉस्ट प्राइस पे चाहिए सब कुछ, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 30,000, तुरंत देख लो 30,000 में लोडिंग कितना है, 6,000, राइट। 6,000 माइनस करके लिखेंगे कॉस्ट प्राइस पे, टू ओपनिंग स्टॉक, ब्रैकेट में आपको प्रेजेंट दिखा रहा हूं मैं, 30,000 माइनस 6,000,
ये आ गया 24,000। तो भी गायब हो रहा है ना लिखा हुआ। जस्ट अ सेकेंड ना, इसका कुछ सॉल्यूशन निकाल देखते हैं अभी कुछ होता है क्या। ओपनिंग स्टॉक के बाद आगे क्या है, ब्रांच डेटर्स। ब्रांच डेटर्स कितने हैं, 60,000। अरे डेटर्स तो एसेट है यार, एसेट का मतलब बैलेंस शीट का पार्ट है, इसका और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का कोई संबंध नहीं। पेटी कैश, अरे कैश भी तो एसेट है यार, इसका भी कोई संबंध नहीं। जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स। ओके, तो ये भी नहीं आएगा कहीं पे। नेक्स्ट फर्नीचर, अरे फर्नीचर भी तो सेम ना यार, एसेट ही है, वो भी नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस। हाँ 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 हाँ, हेड ऑफिस से गुड्स आए, गुड्स से रिलेटेड कुछ भी रहा तो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसके लिए। तो 2,50,000 के गुड्स है, लेकिन 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 2,50,000 में लोडिंग कितना है, 50,000 का तो लोडिंग ही है। तो ब्रांच के लिए तो परचेस है, गुड्स हेड ऑफिस ने भेजे ना, ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये परचेस है। तो टू परचेसेस, और हाँ इनर में लिखो क्योंकि गुड्स रिटर्न भी किए हमने, तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 2,50,000 के गुड्स थे, उसमें से 50,000 का लोडिंग निकाल दिया, तो एट द एंड परचेस हुआ 2 लाख का। ओके, परचेस हुआ 2 लाख का। नेक्स्ट ये भी हो गया। एक्सपेंसेस है पेटी कैश, सैलरी, रेंट। ओके, ये एक्चुअल में पेटी कैश का एक्सपेंस नहीं है बच्चों, ये क्या है कि पेटी कैश के लिए ब्रांच को इतने पैसे दिए हैं, समझ रहे हो, दोनों में फर्क समझो। कि वहां पे क्या था इसके पहले कि पेटी कैश के लिए 1,200 रुपये दिए, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बोलता है, एक्चुअल में एक्सपेंस क्या है वो बताओ ना यार, हमें वो नहीं चाहिए कितने पैसे दिए, हम कैश का देखते नहीं, हम सिर्फ हमारा फोकस क्या है, एक्सपेंस का अमाउंट कितना है। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। सैलरीज एंड वेजेस और रेंट, ये दोनों अमाउंट आएंगे। पेटी कैश का लिखेंगे नहीं सर, फिर लिखेंगे ना, वो एक्चुअल एक्सपेंसेस था ना जो हमने फाइंड किया था, मैंने बोला था कहीं पे तो काम में आएगा, वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, तो एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा सब कुछ। यहाँ पे नाम फर्स्ट सैलरी है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, और रेंट भी, तो तीनों नाम लिख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। पेटी कैश, एक्सपेंसेस, सैलरीज एंड वेजेस एंड रेंट। प्रॉफिट एंड लॉस में पेटी कैश, एक्सपेंसेस, कैश, एक्सपेंसेस, सैलरीज एंड वेजेस, और साथ में आ जाएगा रेंट। ठीक है, तो पेटी कैश एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस कितने फाइंड किए थे हमने, पेटी कैश अकाउंट कहाँ पे गया, हाँ ये रहा, देखो क्रेडिट में एक्चुअल एक्सपेंसेस है 800। ओके, ये वाला अमाउंट लेंगे हम 800, और ऑफ कोर्स सैलरी और रेंट का तो जो अमाउंट का है। ओके, 2 नहीं लिखा, करता हूं मैं। सैलरी और रेंट 10,000 और 6,000, 10,000 एंड 6,000। मेरी गलतियां निकालने वालों, छोड़ूंगा नहीं मैं तुमको। ठीक है, चुन चुन के बदला लूंगा, चुन चुन के। आगे एक्सपेंसेस लिख लिए तीनों। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, गुड्स रिटर्न कर दी हेड ऑफिस को, इसी का मतलब जो परचेस किया था वो रिटर्न किया, तो परचेस में से लेस करेंगे। लेकिन 2,000 में लोडिंग कितना है, 400। ओके, मतलब 1,600 के गुड्स रिटर्न किए फर्स्ट बेसिस पे देखा जाए तो परचेस में से लेस करेंगे, परचेस रिटर्न, टू थाउजेंड प्लस 400, ये आ गया 1,600, और 1,98,400 ये आउटर अमाउंट आएगा, परचेस माइनस परचेस रिटर्न। ओके,
नेक्स्ट 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 क्या दिया हुआ है? कैश सेल्स। कैश सेल्स है ना, हमें इतना ही समझता है, सेल्स है ना, कैश हो या क्रेडिट, सेल्स है ना, बस ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा 26,000 बाय सेल्स, लाइन कर लो, कैश सेल्स 26,000। नेक्स्ट, आगे क्या दिया हुआ है? कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से कैश कलेक्ट किया तो भाई ये बैलेंस शीट में देखो ना, हम क्या देखते हैं? सिर्फ एक्सपेंस या इनकम। नेक्स्ट, क्रेडिट सेल्स, हाँ क्रेडिट भी हो, सेल्स चाहिए बस, कैश हो या क्रेडिट। कितना है? 1,74,000। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में कैश सेल हमने लिखा हुआ है, उसी के नीचे ऐड करेंगे क्रेडिट सेल्स 1,74,000। टोटल आई थिंक 2 लाख आ जाएगा। अरे हाँ, कस्टमर से भी रिटर्न आया क्या? ओके ओके, सेल्स रिटर्न है तो इनर में लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। ये जो 2 lakhs लिखा हुआ है, ये 2 lakhs टोटल ले लो लगे तो, लेकिन इनर में लिखो, मतलब ये टोटल सेल हो गया। कस्टमर से कुछ रिटर्न आया सेल्स रिटर्न, तो उसके लिए इनर में लिखना ज़रूरी है क्या? ऐसे ही अलर्टनेस बनाए रखे। पैड डेट्स रिटर्न ऑफ एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउ किया, ये भी एक्सपेंस है, तो दोनों के दोनों एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएंगे। पैड डेट्स रिटर्न ऑफ 2,000, डिस्काउंट अलाउड 1,600। पैड डेट्स रिटर्न ऑफ, तो दूसरा है डिस्काउंट अलाउड। $2,000 पैड डेप्ट से एंड 1,600 डिस्काउंट दिया। आगे और क्या है? क्रेडिट सेल्स रिटर्न। ओके, इसी के बारे में आप बात कर रहे थे कि सर हमने क्रेडिट पे सेल किया था और रिटर्न आया। अगर रिटर्न आया तो इसे हम सेल्स रिटर्न बोलेंगे, सेल्स में से लेस करेंगे 2400। इसमें कोई लोडिंग तो होता ही नहीं, तो लेस सेल्स रिटर्न 2,400। $1,97,000। ओके ओके ओके, चलो आगे आगे जा रहे हैं। अब क्या दिया है? गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस बट नॉट रिसीव्ड बाय ब्रांच। ओके, तो हमने तो देखा ना यार, अगर हेड ऑफिस से गुड्स आया लेकिन हम तक पहुंचा नहीं है, तो हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में होता है। 10,000 का स्टॉक है, लेकिन 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 10,000 में लोडिंग कितना है? 2,000, राइट? 10 में से 2 माइनस करके 8,000 पे दिखाएंगे बाय स्टॉक इन ट्रांजिट ट्रेडिंग के क्रेडिट में। स्टॉक इन ट्रांजिट अमाउंट इज 8,000। अरे 8,000 कैसे आया? हम लिखते हैं ना हर बार, तो इस बार भी लिख लेते हैं ना। 10,000 का इनवॉइस प्राइस, 2,000 उसका लोडिंग। चलो आगे क्या है? शॉर्टेज ऑफ गुड्स कितने का है? 400 का। ठीक है, गुड्स शॉर्टेज हुआ मतलब गुड्स जा रहे हैं बच्चों, गुड्स का नुकसान ही हुआ ना एक टाइप से, गुड्स गए। और अगर गुड्स जा रहे हैं तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखना जरूरी है। अगर ऊपर भी हम स्टॉक अकाउंट बनाते हैं इन केस, तो स्टॉक में लिखना पड़ता गुड्स जा रहे हैं, तो यहाँ पे गुड्स आया तो ट्रेडिंग के डेबिट में, गया तो क्रेडिट में। फाइनल शॉर्टेज है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा बाय शॉर्टेज इन गुड्स 400। कितना अमाउंट था? अरे 400 तो था, लेकिन उसमें भी तो लोडिंग है ना यार। हमारे पास अगर कुछ स्टॉक है बच्चों, हेड ऑफिस ने भेजा है ना, तो हेड ऑफिस ने भेजा है मतलब उसमें लोडिंग तो है ही ना। तो कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, सिंपल है वैसे तो कैलकुलेशन। 20 तक का 80 रुपीज़ आएगा, फिर भी ईमानदारी में अब तक किया है तो ये भी लिख लेते हैं। 25 डिवाइड बाय 125, 80 आणि जर सॉल्व नहीं केलं तर 80। ठीक है,
तो 400 में से नहीं, मतलब डायरेक्ट इतना भी मार्क्स नहीं जाएंगे कि डायरेक्ट केटी लग जाए, लेकिन ठीक से करो तो केटी का संबंध ही नहीं आएगा। तो आउटर में अमाउंट आया 320। नेक्स्ट, अब क्या बचा यार, ब्रांच डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। डेटर से हमें लेना देना नहीं, पेटी कैश का संबंध नहीं, स्टॉक हम देखते नहीं, अरे देखते रहे। क्लोजिंग स्टॉक लेना पड़ेगा 70,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट में। 70,000 में लोडिंग है बच्चों, कितना है वो लोडिंग, 14,000। ओके, तो 14,000 माइनस करके लिखेंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट में। ओके, बाय क्लोजिंग स्टॉक 70 माइनस 14, माइनस 14, जैसे आपने बताया 56,000 आ रहा है। ठीक है, हो गया सब कुछ? नहीं नहीं नहीं, कुछ तो भी बचा है ना यार, कुछ तो है, कुछ तो है। हाँ, लास्ट वाला, प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है 10%। फर्नीचर कितने का है, 10,000 रुपीज़ का, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ना, तो उस पर डिप्रिसिएशन 1,000 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,000। ओके, चलो फाइनली डन डन डन, सब कुछ हुआ, पूरा क्वेश्चन हो गया, सब एक एक आइटम चुन चुन के हमने कवर कर लिया। करो फटाफट, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करो। ओके ओके, तो जैसे आप बता रहे हो, ओके, एक मिनट, टोटल में लिख रहा हूँ दोनों साइड में। टोटल जो बड़ी आई आपने बताई वो है 2,61,920, राइट, 2,61,920। तो डेबिट में कम पड़ रहा है, तो इसे हम नाम देंगे ग्रॉस प्रॉफिट, कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर रहेगा ये, और वो आया 39,520। डेबिट से निकला, क्रेडिट में जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, बाय क्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, यस। अरे हाँ, लॉस झाला ना आपला, यस यस यस, शॉर्टेज इन गुड्स। शॉर्टेज इन गुड्स मतलब हमारे गुड्स का नुकसान हुआ, तो हमने एक ही इफेक्ट दिया एक्चुअली ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा रह गया, दूसरा इफेक्ट देना पड़ेगा, लॉस हुआ इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू शॉर्टेज ऑफ गुड्स। अगर गुड्स लॉस हो गया, मतलब गुड्स जल गए, शॉर्टेज हुआ है, सब सिचुएशन में जो लॉस है वो अमाउंट लिखना ज़रूरी है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। वेरी नाइस पॉइंट। 39,520 दोनों साइड में लिखेंगे, वही बड़ा आएगा ना, क्योंकि वो बाकी तो छोटे छोटे दिख रहे हैं अमाउंट। आ रहा है डिफरेंस देखो, टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये आएगा हमारा नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, जो आपके हिसाब से 17,800 ये आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला। और अगर आप देखो ब्रांच अकाउंट, ये रहा प्रॉफिट आपके सामने स्क्रीन पे 17,800, ठीक है, 17,800 मैच हुआ ब्रांच अकाउंट का प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला प्रॉफिट। तो लेट्स सी, एक बार क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं शांति से। देखो मैं ऊपर से नीचे तक दिखा रहा हूँ एक एक आइटम, आपको जहाँ पे कुछ डाउट होगा तो पॉज करके देख लेना।
ये क्वेश्चन के बाद ये आगरा ब्रांच अकाउंट, देन ब्रांच डेटर्स अकाउंट, फिर ब्रांच पेटी कैश अकाउंट के बाद हमने बनाया ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। सब कुछ कॉस्ट बेसिस पे लिखा, लोडिंग निकाल के लिखा, शॉर्टेज के 2 इफेक्ट आए, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तब जाके फाइनली हमारा प्रॉफिट मैच हुआ। ठीक है। इन केस बच्चों, जैसे मैं शॉर्टेज का सेकंड इफेक्ट देना भूल गया था, सपोज आप भी भूल गए, तो एंड में होगा क्या, आपका जो नेट प्रॉफिट है ब्रांच अकाउंट के हिसाब से वो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला मैच नहीं हो रहा है, तो समझ जाओ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसे सिचुएशन में कितना डिफरेंस आ रहा है वो देखो, तो डिफरेंस डेफिनेटली 320 का आ रहा है। तो 320 आते ही दिमाग में मतलब बत्ती जलनी चाहिए, क्या 320 का डिफरेंस आ रहा है, 320 कहाँ पे, अरे ये तो शॉर्टेज वाला है, मतलब यही होगा, शॉर्टेज का दूसरा इफेक्ट रहेगा, आपको याद आ जाएगा। ठीक है। सो ऐसे उल्टा सोचा करो, अगर इन केस मिस्टेक हो गई तो। कैसे ऐसा बोलना गलत लगता है ना कि मैंने मिस्टेक किया, ऐसा इसलिए आपको सिखा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल देखते देखते अगर उल्टा सोचा जाए प्रॉफिट एंड लॉस वाला, तो ये सबसे अच्छा है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें वेरीफाई हो जाता है, हमें खुद को समझ जाता है राइट या नहीं। 2 जगह पे अगर नेट प्रॉफिट राइट आया, मैच हुआ, तो हमने जो भी किया वो परफेक्ट है। ओके। तो जैसे भी था, खट्टा था, मीठा था, तीखा था, फाइनली चैप्टर खत्म हुआ। चैप्टर नंबर 6 ब्रांच अकाउंटिंग कंप्लीट करते ही नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तब तक टेक केयर एंड पढ़ते रहो बच्चों। ओके, कीप लर्निंग, बाय बाय।